So once again welcome to all of you. In class 12th we are in unit current electricity, and the part of this unit is electric circuits and measurements. So right now we have Kirchhoff's law. Last time पे आपको याद होगा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये सारी चीजें कवर करी थी। देन फिर अब बात आती है किरचॉफ्स लॉ की, यानी कि किसी सर्किट को में अगर करंट फाइंड करनी है, पोटेंशियल फाइंड करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, वो किरचॉफ लॉ की हेल्प से किया जाता है। तो किरचॉफ लॉ का जो पहला रूल है वो आपके सामने लिखा हुआ है। दिस इज द फर्स्ट लॉ। दो रूल हैं किरचॉफ लॉ के। दिस इज द फर्स्ट लॉ, और जंक्शन रूल भी जिसे कहा जाता है। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, in an electric circuit, the algebraic sum of the currents meeting at any junction in the circuit is zero। यानी कि किसी जंक्शन या किसी पॉइंट पर मिलने वाली सभी करंट का जो सम होता है वो कितना आता है, जीरो होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, क्लोज सर्किट होना चाहिए उसके लिए। ठीक, तो किसी भी सर्किट में किसी पॉइंट पर आने वाली सभी करंट का जो सम होता है वो क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। तो समीशन आई इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया। तो एक डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, तो एक पॉइंट आपको ओ दिख रहा होगा। इसमें इस ओ पॉइंट की तरफ ये I1 और I2 करंट आ रही है, और जो इसके अलावा यहाँ I1 I2 मिलके कंबाइन होंगी। देन फिर तीन पार्ट में करंट डिवाइड होके एक I3, एक I4, एक I5 के फॉर्म में क्या हो गई, ये दूर चली गई। तो आप साफ देख पा रहे होंगे कि जो है I1 I2 जो है वो को अप्रोच कर रहे हैं, और I4 I5 एंड I3 वो पॉइंटों से दूर जा रहे हैं। यानी कि सम ऑफ द, और हमें किरचॉफ लॉ का जो करंट लॉ है वो कहता है कि द सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट शुड बी जीरो। तो यानी कि I1 प्लस I2, अब देखिए अप्रोच कर रहे हैं तो इसलिए I1 प्लस I2 हो गया। अब ये जब दूर जाएंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस I3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस I4 हो जाएगा, और माइनस I5 हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई इनकी, अवे फ्रॉम द पॉइंट हो गई। यानी कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। यानी जो इनकमिंग करंट होती है वो आउटगोइंग करंट के बराबर होती है। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। एंड आल्सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज, वन मार्क्स क्वेश्चन इज, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है लॉ। देन वी विल टॉक अबाउट द सेकंड लॉ, और वोल्टेज रूल जिसे कहते हैं। यानी कि किसी क्लोज सर्किट में, ठीक है, और किसी क्लोज लूप के अक्रॉस जो चेंज इन पोटेंशियल है वो क्या होता है, जीरो होता है। ये किरचॉफ का सेकंड रूल कहता है, जिसे हम लोग वोल्टेज रूल भी कहते हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ द चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन अ सर्किट इज जीरो। यानी कि किसी सर्किट में, किसी जहां पर कोई क्लोज लूप बन रहा होगा, वहां पर चेंज इन पोटेंशियल कितना होता है, जीरो के बराबर होता है। सो वी हैव अ डायग्राम, वेरी सिंपल डायग्राम। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि आप यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस R1 लगा हुआ है। ठीक है, ये R1 हो गया, ये सेल हो गया। इससे जो करंट फ्लो कर रही है वो I1 फ्लो कर रही है। फिर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ये AB पॉइंट है, यहाँ पर भी एक सेल लगा हुआ है, इसका EMF R2 रेजिस्टेंस है। फिर नीचे आ जाए तो यहाँ पर जो है तीसरी ब्रांच दिख रही है, यहाँ पर R3 रेजिस्टेंस है। तो पहले वाले सेल जो, इसको E1 हम मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं E2। ठीक है, तो पहले वाले सेल से करंट I1 है और दूसरे वाले सेल से करंट I2 है, और करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, इसीलिए सेल से दूर की तरफ आपको करंट की डायरेक्शन दिख रही है। फिर जब A पॉइंट से पर पहुंचेंगे दोनों करंट I1 और I2, तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ कहता है कि वहां पर टोटल करंट का कैसे निकालेंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे। तो A पॉइंट के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर ये करंट दोनों जुड़ के I1 प्लस I2 बन के आगे की तरफ सर्किट में जाएंगे, और वापस B पॉइंट पे फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। यानी कि I2 इस सेकंड ब्रांच में चली जाएगी, और I1 जो है फर्स्ट ब्रांच में चली जाएगी। सो क्लियर हो गया होगा आपको, बहुत आसानी से सर्किट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग जो है कैसे इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन के फॉर्म में, उसको देख लेते हैं। तो इक्वेशन के फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखें इसको। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको मालूम है, हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर पढ़ रहे थे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप होता है। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट से बात प्रूव करी थी, इक्वल टू माइनस का dV/dr। यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल के ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या होता जाएगा, ड्रॉप होता जाएगा। यानी कि हम इस वाले में पहले क्लोज लूप की बात करते हैं। अब इसको जो ये AB लिखा है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये चारों तरफ से बंद है, ये पहला लूप है, और ये नीचे वाला दूसरा लूप है। तो फॉर क्लोज लूप 1, फॉर क्लोज लूप
लूप 1 के लिए जब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर जो है सेल से दूर जा रहे हैं, तो यानी कि जो वोल्टेज है पोटेंशियल है वो ड्रॉप कम होगा, तो I1 इंटू R1 ये पोटेंशियल हो गया, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस I1 इंटू R1 ये ध्यान रखिए, रख देंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेल के ईएमएफ की डायरेक्शन देखें तो निगेटिव से कहाँ है, पॉजिटिव की ओर है, और जब ऐसा होता है तो वहाँ पर जो ईएमएफ है कैसा रख देंगे, प्लस का E1 रख देंगे। क्लियर होगी बात, यानी कि सेल से दूर जाने पे पोटेंशियल कम होता है तो माइनस का I1 R1, और सेल की ईएमएफ की डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होती है कि प्लस का E1 हो गया। देन फिर हम लोग बात करते हैं नीचे, यहाँ पर आ जाएंगे, इस AB वाले की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि अगर नीचे वाला तो अभी क्लोज लूप है ही नहीं, यानी कि करंट यहाँ से इधर इसको I2 को लेके आगे की तरफ बढ़ेगी, यानी कि क्या हो जाएगा, केवल हम I2 की जब बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस आपका जो है I2 R2। क्यों? क्योंकि अब सेल की ओर जा रहे हैं, अगर हम I2 ले रहे हैं और आपको मालूम है आगे जाने का रास्ता, क्योंकि नीचे का तो मैप है ही नहीं, तो नीचे में जाना ही नहीं है कहीं पे, तो हमें वापस सेल की तरफ जाना होगा, तो I2 कहाँ जाएगी, सेल की तरफ जाएगी। तो सेल को जब अप्रोच करेंगे यानी कि जो पोटेंशियल है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि पोटेंशियल इंक्रीज करने का मतलब कितना हो गया, I2 R2 हो गया। और अब अगर ध्यान से देखेंगे तो जो सेल का ईएमएफ है वो माइनस E2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेल की ईएमएफ की डायरेक्शन पॉजिटिव से क्या हो गई, निगेटिव हो गई, तो ये माइनस का E2 आ गया और इक्वल टू कितना हो गया, 0, क्योंकि यही आपने पढ़ा था, तो चेंज इन पोटेंशियल इज 0। तो क्लियर हो गई। सेल से पहले वाले जब ब्रांच की बात करें तो सेल से अवे जा रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल कम होगा, तो माइनस का I1 R1, निगेटिव टू पॉजिटिव के लिए ईएमएफ प्लस का E1, फिर टुवार्ड्स द सेल जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है प्लस का I2 R2 और पॉजिटिव टू निगेटिव ईएमएफ हो गया तो माइनस का I2। तो आप इसको चाहे लिख सकते हैं, आपने ध्यान रखने के लिए अवे फ्रॉम सेल, तो हमने ये जो है आपका यहाँ पर लिख दिया कि माइनस I1 R1 क्यों लिया है, क्योंकि अवे फ्रॉम सेल है, और प्लस I2 R2 क्यों लिया है, टुवार्ड्स। ये आपके याद रखने के लिए जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो बहुत काम आएगी ये बात, ठीक है। अब ये प्लस E1 अगर है तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर हो गई बात। और यहाँ पर जो माइनस I2 E2 I2 है तो माइनस E2 है सॉरी, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए पॉजिटिव टू निगेटिव, अगर ईएमएफ होगा तो फिर माइनस का E2 मिलेगा। तो ये याद रखने के लिए आपका सफिशिएंट है। आप इसको चाहें तो इक्वेशन को और करके भी लिख सकते हैं कि I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू E1 माइनस E2, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं। क्लियर हो गई बात। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि जो टोटल चेंज इन पोटेंशियल है वो टोटल चेंज इन ईएमएफ के बराबर होता है, और ईएमएफ भी चूंकि पोटेंशियल का फॉर्म है, तो दोनों को एक साइड पे लाएंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो सिमिलरली फॉर क्लोज लूप 2, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं क्लोज लूप 2 है, उसको डॉटेड लाइन के जरिए हम आपको दिखा भी सकते हैं। तो ये रहा आपका जो है ये वाला जो पूरा है क्लोज लूप 2 है। अब इसमें देखिए करंट जो है बैटरी से जो सेल है उससे करंट बढ़ने की डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, यानी कि सेल से कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल कम होगा, तो माइनस का कितना हो गया, I2 R2 हो गया, ईएमएफ निगेटिव टू पॉजिटिव है तो फिर प्लस से E2 हो गया। और सिमिलरली चूंकि इसी डायरेक्शन में हम आकर अभी भी सेल से दूर आगे जा रहे हैं, यानी कि जितना आगे जाएंगे उतना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यानी R3 के अक्रॉस भी पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा, कम होगा, तो माइनस का I1 प्लस I2 और R3 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो देयरफॉर आप ऐसा चाहें तो I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3 इक्वल टू E2 भी आप लिख सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है किरचॉफ लॉ की, तो ये आप पॉज करके वीडियो जरा इसको पूरा का पूरा नोट कर सकते हैं। So the next topic is Wheatstone bridge. So actually Wheatstone bridge is a principle by which we can calculate the resistance of unknown conductor or unknown wire. ठीक है, तो एक तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज को हम प्रिंसिपल भी मानते हैं और उसको एक अरेंजमेंट को जिस तरह का मानते हैं। दरअसल ये व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस अरेंजमेंट को, जो आपके स्क्रीन पे है, इस अरेंजमेंट को इस तरह से तैयार किया था जिससे कि अगर हमें
कहीं पर कोई दो वायर के रेजिस्टेंस का रेशियो हमें मालूम हो, एक का रेजिस्टेंस अगर हमें मालूम हो तो कोई अननोन वायर का रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली एक प्रिंसिपल की तरह भी काम करता है इनका अरेंजमेंट। और इस पर जो फिर डिवाइसेस हैं जो कि मीटर विड वगैरह, पोस्ट ऑफिस बॉक्स वगैरह ऐसी डिवाइसेस इस पर बेस्ड बनाई गई जिससे हम ये काम कर पाते हैं। तो जो व्हीटस्टोन ने क्या करा था, तो बहुत सिंपल सा एक ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर अरेंजमेंट तैयार करा जिससे हम किसी भी अननोन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये मैंने फटाफट बना दिया टाइम को बचाने के लिए। अब आप यहाँ पर देखिए तो एक यहाँ पर आपको जो है 4 ब्रिज दिख रहे हैं। तो एक्चुअली 4 रेजिस्टेंस है। तो एक P आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस है, दूसरा Q देख रहे हैं, एक इधर R देख रहे हैं और इधर क्या देख रहे हैं, S देख रहे हैं। ठीक है, इनको A और ये जो C पॉइंट है इन दोनों के बीच में एक EMF वाले सेल के साथ जोड़ दिया है, एक की यहाँ पर लगी हुई है। इस प्रकार देखिए यहाँ पर जो B और D जो कि एक डायगोनल है, इस डायगोनल के बीच में गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर दिया। गैल्वानोमीटर आपको मालूम होना चाहिए डिटेक्ट करता है करंट में सर्किट में करंट है या नहीं है। यहाँ पर भी एक हमने क्या लगा दी है कि K2 लगा दी है। अब टोटल करंट मान लेते हैं जो सेल से मिल रही है वो I है, तो सर्किट में करंट कितनी फ्लो कर रही है, I। बट जैसे ही ये A पॉइंट पे पहुंचेगी तो A पॉइंट पे पहुंचने के बाद यहाँ पर करंट को 2 रास्ते मिल रहे हैं, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो पहला पार्ट आप देख रहे हैं I1 में डिवाइड हो गई और दूसरा पार्ट आप देख रहे हैं I2। तो I1 और I2 में डिवाइड हो गई। अब क्या करते हैं कि K1 क्लोज है तब करंट I फ्लो कर रही है, K2 को भी क्लोज कर देते हैं और गैल्वानोमीटर में देखते हैं कि कुछ अगर डिफ्लेक्शन बता रहा है सर्किट, तो इन चारों रेजिस्टेंसेस को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, इनका जो रेशियो है खास करके। और ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस एक दरअसल यहाँ पर बॉक्स लगाया जाता है, उसके आगे बारे में हम जिक्र करेंगे। तो ऐसा एडजस्टमेंट करते हैं कि यहाँ पर जो गैल्वानोमीटर में करंट का जो डिटेक्शन है वो 0 हो जाए, यानी कि यहाँ पर जो भी करंट है वो कितनी हो जाए, 0 हो जाए। यानी कि गैल्वानोमीटर में जब नो डिफ्लेक्शन होगा, कोई करंट नहीं होगी, तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं ये कंडीशन नो डिफ्लेक्शन की। नो डिफ्लेक्शन की कंडीशन में करंट I1 आगे बढ़ेगी B से और BC में पहुंच जाएगी। इसी प्रकार AD से करंट बढ़ जाएगी आगे, DC में पहुंच जाएगी I2। तो ये देख रहे हैं। अब वापस C पॉइंट पर I1 I2 दोनों मिलेंगे और फिर से करंट क्या करने लगेगी, फ्लो करेगी I। तो ये सर्किट आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब इससे हमको जो है कंडीशन बनानी है, व्हीटस्टोन ब्रिज ने जो कंडीशन बनाई थी वो कैसे करेंगे। तो हम इसमें जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्लोज सर्किट्स लेते हैं, 2 क्लोज लूप लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक क्लोज लूप तो ये मिल रहा है और दूसरा क्लोज लूप कहाँ मिल रहा है, इधर मिल रहा है। यानी कि एक क्लोज लूप हो गया ABDA। तो फ्रॉम फिगर फॉर क्लोज्ड लूप ABDA के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, AB का माइनस का I1P, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पर BD में हमने कहा कोई भी करंट नहीं है तो कोई रेजिस्टेंस भी ड्रॉप नहीं होगा, वोल्टेज भी ड्रॉप नहीं होगा। और वापस क्या करेंगे, क्योंकि क्या से जा रहे थे, सेल से दूर जा रहे थे कि AB डायरेक्शन में, तो यहाँ माइनस का I1P आ गया। और वापस देखिए BD में कुछ नहीं है और वापस जब लौटेंगे D से A की तरफ में तो ये हो जाएगा प्लस का I2 R इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर हो गई बात, क्योंकि टोटल यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0 होगा। तो क्लियर हो गई बात। तो A से B, B से D और D से वापस A की ओर लौटे तो A से B जाने में एक कितना पोटेंशियल हो गया, माइनस का I1P। और जब हम लोग यहाँ पर वापस D से A जाने लगे तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो गया, I2 R। यानी इन दोनों का जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा। तो माइनस I1P प्लस I2R इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। आप इसको और करके I1P इक्वल टू I2R भी लिख सकते हैं, और करके I2 अपॉन R अपॉन P भी लिख सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब अब फिर से फिगर देखिए, फॉर क्लोज्ड लूप आप देखिए यहाँ पर BCDB, फॉर क्लोज्ड लूप BCDB, ठीक है। तो BCDB की बात करेंगे तो माइनस का I1Q, ठीक है, और प्लस का C से D की तरफ आएंगे तो I2S इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। क्यों, क्योंकि अब देखो B से C चले यानी कि सेल से दूर जा रहे हैं, तो माइनस का यहाँ पर कितना हो गया, I1Q हो गया, यहाँ पर पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो इस तरीके से हम जा रहे हैं
यहाँ पर सी में पहुंच रहे हैं और वापस जब सी से डी की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो प्लस का I2S हो जाएगा, क्योंकि वापस आ रहे हैं सेल की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो प्लस I2S इक्वल टू 0। तो I1Q इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, I2S, और I1 अपॉन I2 की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो S अपॉन कितनी हो गई, Q। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Y1 एंड 2 हम लिख सकते हैं R अपॉन P इक्वल टू S अपॉन Q। देयरफॉर अगर हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर ले P बाई Q हमको ज़्यादा अच्छे से याद हो सकता है, R बाई S, तो अगर हम निकाले तो दिस इज द कंडीशन ऑफ द बीड स्टोन। ठीक है, अब इसमें क्या है, P बाई Q रेशियो जो होता है, रेशियो इज नोन, ये रेशियो नोन है। ठीक है, जो R है, ठीक, वो नोन रेजिस्टेंस है, R इज द नोन रेजिस्टेंस, और S ये जो है अननोन रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से बड़ी आसानी से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो ये तो अभी जस्ट प्रिंसिपल जिसको आपने समझा है। इसकी जो आपके सिलेबस में डिवाइस इस पर बेस्ड है वो है मीटर ब्रिज, तो उसको हम लोग अभी जो है यहाँ पर व्हाट इज द मीटर ब्रिज क्या है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, जो किस पर बेस्ड है। पॉज करके वीडियो आप ये नोट कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी द मीटर ब्रिज विच इज द डिवाइस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ बीड स्टोन ब्रिज बाई विच वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक सर्किट मैंने क्यूब सर्किट जल्दी जल्दी बना लिया है इसका। तो क्या है सर्किट में, कुछ खास नहीं। यहाँ पर ये जो एक आप देख रहे हैं ये 1 मीटर कॉन्स्टेंटेन और मैग्नीन का वायर लगा हुआ है। इसकी 1 मीटर की टोटल लेंथ है आपके पास, सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, फिर इसके अलावा यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं एल शेप की जो है, यहाँ पर आप जो एल शेप की देख रहे हैं, कॉपर स्ट्रिप है, कॉपर की पत्तियां हैं एक तरीके से, ये दोनों लगी हुई है, और ये एक रेक्टेंगुलर यहाँ पर जो है कॉपर की स्ट्रिप है। ठीक, आप कॉपर की एक स्ट्रिप को मिडिल से हमने देखो जोड़ा है, जोड़ के कहाँ ले गए, एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा। ठीक है, देन इसका जो निगेटिव टर्मिनल था उससे एक रियोस्टेट जोड़ा। रियोस्टेट आप जानते हैं, रियोस्टेट कैन कंट्रोल द करंट, और इससे हम करंट या रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक की लगी हुई है और इसको जो है हमने इस वाली एल शेप स्ट्रिप में जाके जोड़ दिया है। ठीक है, अब जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमें ये एक एल शेप और ये रेक्टेंगुलर यहाँ पर आपको स्ट्रिप दिख रही है, इनके बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स लगाए हैं। तो एक्चुअल में रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसी डिवाइस है जिसमें 1 ओम से लेके जो है 1000 ऑफ ओम तक क्या होता है रेजिस्टेंसेस होते हैं, और जो रेजिस्टेंस हमें सर्किट में जो है चाहिए होता है उसकी की को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो आप गूगल पे रेजिस्टेंस बॉक्स टाइप करें तो उसकी बहुत सारी फोटोज आपको देखने को मिल जाएंगी। इवन और अच्छी वर्किंग पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर जाकर। तो वो क्या है, जैसे जो हमने रेजिस्टेंस जो की निकाली, मान लेते हैं 10³ ओम वाली की निकाली, तो वहाँ पर 1000 ओम सर्किट में रेजिस्टेंस क्या हो गया, लग गया। तो ये हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, इसका रेजिस्टेंस R है, जो भी निकालेंगे उसकी वैल्यू R हमने मान ली। यहाँ पर एक अननोन रेजिस्टेंस देखिए लगा हुआ है जिसकी वैल्यू S, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब आपको यहाँ पर देखिए R दिख रहा है, यहाँ पर S दिख रहा है, ये आपको P दिख रहा है, और ये आपको क्या दिख रहा है, Q दिख रहा है। तो कुछ बीड स्टोन ब्रिज नजर आने लगा। चलिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो उसका मिड पॉइंट था यहाँ पर ये, ठीक है, तो इस मिड पॉइंट पे हमने क्या कर दिया, ये D वाला पॉइंट था, यहाँ से हमने जो है गैल्वानोमीटर जिसमें शंट रेजिस्टेंस लगा होता है। शंट रेजिस्टेंस क्या है, तो हमेशा क्या होता है कि गैल्वानोमीटर में एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, जिससे कि कभी सर्किट में अगर एक्सेस करंट गैल्वानोमीटर में आ जाए तो गैल्वानोमीटर ब्रेक नहीं होता है। तो शंट जो है क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग उसको जो है करंट कंट्रोल करते हुए गैल्वानोमीटर को खराब होने से बचाता है। तो शंट रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दिया जाता है। अब मान लेते हैं इसको, इस पूरे जो कोई ये फ्री वायर है जिसमें गैल्वानोमीटर फिक्स है, अब इसका एक एंड जो है जो बी पे अब टच कर रहा है वो फ्री होता है, कुल मिलाकर इसको एक जॉकी बोलते हैं। तो ये जो जॉकी है वो एसी वायर पर क्या करते हैं, मान लेते हैं किसी पॉइंट बी पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है। जैसे बी पॉइंट पर टच करेगा तो ये जो है यहाँ पर 2 डिवीजन हो जाएंगे, एक तो ए बी अलग हो जाएगा, एक बी सी अलग हो जाएगा। और बात करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, तो आपको मालूम है डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड एरिया। तो लेंथ अब चूंकि ये देखिए ए बी की एल है और बी सी की 100 - एल है, तो दोनों का जो अगर हम लोग जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, अब उसको आप बड़ी आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। तो
तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चूंकि ये जो मटेरियल है पूरा का पूरा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यहाँ पर जो है सेम रहने वाला है क्योंकि मटेरियल एक ही है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होगा लेंथ के अकॉर्डिंग कुछ चेंज हो जाएगा। तो लेंथ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो ये ए बी है और ये कितना है BC है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेंथ L के लिए निकलेगा या 100 माइनस L के लिए निकलेगा। तो देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकलेंगे, ठीक है। फ्रॉम फिगर रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट AB या वायर AB भी लिख सकते हैं। तो इसको आप चाहे तो P से दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए P लिखा हुआ है। तो P आपको मालूम है रो इनटू L अपॉन कितना हो गया A। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर लेंथ चूंकि आपको मालूम है कितनी होती है, स्मॉल l आपने मान रखी है। अब रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट इसी प्रकार ये BC का देखें तो BC, तो Q की बात करेंगे तो रो इंटू 100 माइनस L अपॉन कितना हो गया A हो गया, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है सेम है। और अब अगर ये भी कर सकते हैं आप, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए तो P डिवाइडेड बाई Q कर दीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा, अगर कर देंगे तो L अपॉन कितना हो गया 100 माइनस L आपके पास ये जो है यहाँ पर निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, और इसको हम लोग P बाई क्यू को R बाई एस भी लिख सकते हैं। आप पूछेंगे क्यों लिख सकते हैं भाई, तो आपको मालूम है कि जो प्रिंसिपल ऑफ फीड स्टोन ब्रिज है वो कहता है सिंस P अपॉन क्यू इक्वल टू R बाई एस। क्लियर हो गई बात। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो देयरफॉर S की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। यानी कि अब इस वाले मेथड में क्या बात होगी कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, रेजिस्टेंस आपको मालूम होगा रेजिस्टेंस बॉक्स से कितना निकाला है, आपको वो लेंथ मालूम होगी किस पॉइंट पे वायर टच कर रहा है, ठीक है। तो ये 100 माइनस L हो गया, ठीक है। L आप निकाल लेंगे तो अननोन जो रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू है यहाँ से निकाली जा सकती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मीटर ब्रिज। तो आज की क्लास में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो डिस्कस करें। अब इसका फाइनल पार्ट बचा है चैप्टर का, इसमें पोटेंशियोमीटर उसकी एप्लीकेशंस वगैरह डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास पे इसको जो है हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। राइट नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट।